तो दोस्तों 30 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखे जो 2021 में आए और अच्छे अच्छे सवाल आए। अब धीरे धीरे हम लोग 30 क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे और आखिरी तक चलेंगे 50 क्वेश्चन तक। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने देखा है इसमें पूछे गए हैं और धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। सो हम लोग सबसे पहले इसमें 31st क्वेश्चन को ले रहे हैं। 31st क्वेश्चन जीनर डायोड के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। आप पढ़ें इसको मेरे साथ साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड। बिल्कुल सही बात है। व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एकदम सही बात है। जीनर डायोड का सिंबल आपको पता है, इस तरीके से होता है और ये रिवर्स बायस में यूज होता है और काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जीनर डायोड जो है वह किस काम में आता है या किस लिए यूज होता है, तो आंसर है वोल्टेज रेगुलेटर। तो पहला स्टेटमेंट तो उनका सही है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन लाइज बिटवीन पॉइंट 1 टू पॉइंट 3। फ्रेंड्स, ये दो सेकंड स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गलत है आपका, क्योंकि जो जंक्शन पोटेंशियल होता है वो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। तो ये रेंज नहीं होती इसकी, 0.1 से 0.3 वोल्ट रेंज नहीं होती है। सिलिकॉन का अगर आपका सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट। तो इसमें इस प्रकार से ये बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ए ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन होना चाहिए ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी योर थर्ड। तो बहुत टेढ़ा सवाल नहीं था, कठिन सवाल नहीं था, आसान सवाल था आपका। जिन्होंने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, जीनर डायोड पढ़ा होगा, उनके लिए बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है ये देखें। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी। एक कैपेसिटर लीजिए और उस कैपेसिटर को आपने एक एसी वोल्टेज सोर्स के थ्रू लगा दिया है और वोल्टेज दिया हुआ है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा एंड टी। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेटों के बीच में निकाली जाती है और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, इसका चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, चार्ज पाइलअप होता जाएगा, इसमें स्टोर होता जाएगा और आप इसमें Q इज इक्वल टू सी इंटू वी से निकाल सकते हैं कि चार्ज किस तरीके से इसमें पाइलअप होगा, यानी इकट्ठा होगा। तो C की जगह आप रख सकते हैं यहाँ पर C और V की जगह आप रख सकते हैं V0 साइन ओमेगा टी। तो अब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी से भी इसको निकाल सकते हैं। C V0 साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी को फिर से आपको एक बार करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो फिर आ जाएगा ओमेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बन जाएगा V0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, V0 C ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। तो ये फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर सवाल था। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 33। इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली denote energy and gravitational constant, then E upon G has a dimension of। E आपको एनर्जी बता रहा है और G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता रहा है, और लेकिन इसका डायमेंशन पूछा है E अपॉन G का। तो फ्रेंड्स, आपको एक फार्मूला तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मालूम है। तो आप एक काम करिए, दोनों तरफ इस R को इधर ले जाइए जरा और एक R को, तो F इंटू R ये आपका हो जाएगा G M1 M2 अपॉन R। अब आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी हो गई या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी हो गई, तो ये आपका एनर्जी हो गया और ये आपका हो गया G नीचे ले आए यहाँ पर नीचे, तो ये आपका हो गया M1 M2 बाई R। इसका मतलब E अपॉन G का जो डायमेंशन आएगा वो M1 M2 बाई R का ही डायमेंशन होगा, यानी M2 होना चाहिए, L-1 होना चाहिए और T 0 होना चाहिए।
बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, m2l-1 एंड t0, सो आंसर विल बी फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 33 कर लिया, 34 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड कनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर kept along the same axis with a distance d between them. If the parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter. आपको मालूम है कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उस पर अगर कोई पैरेलल रे फॉल करती है तो क्या होता है। अगर कोई पैरेलल रे फॉल करती है तो वो उसके फोकल पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट होती है इस तरीके से। और ये भी आपको मालूम है कि अगर आपके पास कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस पे अगर आप पैरेलल रे डालते हैं, जो कि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव, तो ये रे को डाइवर्ज करता है। और डाइवर्ज करने में आप देखेंगे कि ये महसूस होता है कि कहीं पीछे से फोकस से आ रही हैं, ये यहाँ से महसूस होता है कि यहाँ से आ रही हैं। तो कॉन्वेक्स का फोकस ये और कॉन्केव का फोकस ये पॉइंट हुआ, ये एफ। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा पलट दें, रिवर्स करके बनाएं, तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर पैरेलल रे इधर से जा रही हैं तो यहां से आने वाली रे इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये फोकल पॉइंट मिलेगा। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ऑप्टिक्स में रे का रिवर्सिबल ऑर्डर चलता है, यानी कि आप कोई भी इमेज से रे को पलट के उसका ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इमेज मान सकते हैं, इमेज को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि जो भी रे आ रही है उस रे को आप वापस भी ले जा सकते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पर रे को रिवर्सिबल कर दिया है और मेरे पास ये डायग्राम बना है। अब मैं देखूंगा कि मेरे को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मेरे को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके ऊपर आके पैरेलल रे फॉल कर रही है और पैरेलल रे 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, तो पैरेलल रे जो होंगी वो 20 सेंटीमीटर पर आके कंसंट्रेट हो जाएंगी। यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे कंसंट्रेट होंगी। ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगी। और इसको अगर कनकेव की हेल्प से मुझे अगर इसको पैरेलल बनाना है तो ध्यान रखें मुझे कनकेव इस तरह से रखना पड़ेगा कि ये फोकस पॉइंट और ये फोकस पॉइंट, ध्यान रखें ये फोकस पॉइंट और ये फोकस पॉइंट दोनों कॉमन हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अगर कनकेव को रखूँगा तो ताकि ये पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को जो बार बार मैं इस पर हिट कर रहा हूँ कि ये पॉइंट और कन्वेक्स का फोकस पॉइंट दोनों कॉमन हो गए हैं। अब इसके पास जब रे फॉल करेगी तो ये जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए ये फोकस होना चाहिए, किसका, कनकेव का फोकस होना चाहिए। अब पूरा ये डिस्टेंस आपका 20 था, ये एफ जो है कनकेव का फोकस होना चाहिए और कनकेव का फोकल लेंथ है 5, तो एफ की वैल्यू आपकी 5 हो गई और पूरा 20 था, 20 में से 5 लेस कर दिया तो ये डिस्टेंस आपकी 15 आ गई। ये आपका तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपका आंसर हो गया सेकंड। तो फ्रेंड 34 क्वेश्चन के बाद हम लोग 35 पे चलेंगे। इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। आपको एक तरफ एनर्जी लेना है और फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आपको फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, 3 चीज़ें दी हुई हैं। और इधर आपने एनर्जी ले लिया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी ले लिया है। तो आपने क्या किया, एनर्जी इज इक्वल टू एफ, जो फोर्स है उसकी पावर आपने कर दिया ए, एक्सेलरेशन की पावर आपने कर दिया बी और टाइम की पावर कर दिया आपने सी। अब दोनों तरफ की हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। जो आपका एनर्जी की डायमेंशन होती है वो होती है आपकी फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी m
mL²T-2 इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन है mLT-2 और पावर आपकी हो गई A, और एक्सेलरेशन आपको मालूम है LT-2, उसकी डायमेंशन हो गई B पावर हो गई, और C की पावर हो गई आपकी, T की पावर हो गई C। अब इस तरीके से हमको देखना है, M की पावर को कैलकुलेट करना है दोनों साइड में। तो M की पावर एक साइड लेफ्ट साइड में 1 चल रही है, और राइट साइड में M की पावर आ रही है 1A। राइट साइड में देखें M की पावर आ रही है A, और लेफ्ट साइड में आ रही है आपकी M की पावर 1, तो A की वैल्यू आपके पास निकल जाती है। इसके बाद हम लोग L की पावर कैलकुलेट करेंगे। L की पावर लेफ्ट साइड में आ रही है 2 यानी 2, और राइट साइड में L की पावर आ रही है A यहाँ से, और प्लस B इस जगह से। तो A प्लस B इज इक्वल टू 2, और A बराबर आपने चूज कर लिया है 1, तो इस तरह से B इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया। इसका मतलब आपका F1 होना चाहिए, A भी 1 होना चाहिए। F1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 1 1 1, यानी तीनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है, लेकिन T की पावर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। T की पावर लेफ्ट साइड में आ रही है -2, और राइट साइड में T की पावर आ रही है -2A यहाँ से, और -2B यहाँ से, और प्लस C यहाँ से। तो इस तरीके से -2 इज इक्वल टू -2 प्लस C, तो ये कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया आपका 2, यानी T की पावर आपकी 2 चलेगी, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए सेकेंड। सो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा गया है। 35 क्वेश्चन के बाद आपका सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से आपके मोर टेक्निकल हैं, मोर एडवांस हैं, एंड दे आर एज पार टू IIT मेंस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन AC मेंस। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाइए आप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा रहती हैं और सेकेंडरी में टर्न्स कम रहती हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और AC मेन सप्लाई आपने उसको दे दिया है 220 वोल्ट RMS वैल्यू जो आपने दे दिया है, और आउटपुट आपका आ रहा है 11 वोल्ट, यहाँ पर 11 इंटू V वोल्ट है। ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, करंट को घटा सकते हैं, करंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पावर को डेवलप नहीं करते। दे आर नॉट वर्किंग सब्सटेंस। ये पावर को डेवलप नहीं करते हैं, ये एनर्जी को क्रिएट नहीं करते हैं। इसलिए पावर दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, यानी पावर मस्ट बी कांस्टेंट, यानी V इनपुट I इनपुट मस्ट बी इक्वल टू V आउटपुट I आउटपुट। तो VR एंड I का मल्टीप्लाइकेशन सेम होना चाहिए, और पावर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 44 वाट। तो उसके बाद इग्नोरिंग पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में फ्रेंड्स वोल्टेज है 220 एंड करंट सपोज करिए I है, शुड बी इक्वल टू 44। सो I विल बी इक्वल टू 44/220। तो आप इसको कट करेंगे, आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो वोल्टेज को घटाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट घटाते हैं, करंट बढ़ाते हैं, लेकिन पावर में कोई भी चेंज नहीं करते। यानी पावर यानी कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाइकेशन इनपुट में भी और आउटपुट में भी दोनों में सेम रहता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसको आपको ध्यान रखना है, ये फर्दर भी रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उठाया हुआ है इन लोगों ने, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको। अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉल को आपको ड्रॉप कर दिया गया है 10 मीटर की हाइट से, और ये बॉल आपको पता है कि फॉल करेगी 10 मीटर की हाइट, और जब ये हिट कर रही होगी तब इसकी स्पीड होगी
v इज इक्वल टू √2gh, यानी 2 इंटू 10 इंटू हाइट दे रखी है 10, यानी कि 10√2, यानी इसकी जो इनपुट स्पीड होगी यानी कि जो जिसे आ रही होगी वो होगी 10√2। उसके बाद कहा है कि एन रिबाउंड टू द सेम हाइट, इसका मतलब सेम हाइट पर वापस चली जा रही है, इसका मतलब सेम स्पीड से ये वापस भी गई है, तभी वो उतनी हाइट पे वापस जा पाएगी। तो इसका मतलब जब ये टकराने के बाद ऊपर की साइड गई है तो इसका स्पीड उस समय भी 10√2 ही था। अब ये कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। ध्यान रखिए इम्पल्स क्या होता है, वो होता है फोर्स F.dt, फोर्स और टाइम का इंटीग्रल होता है। और F क्या है, फोर्स क्या है, m इंटू dv/dt, और dt ये आपका इम्पल्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन, और dt कैंसिल हो गया, m dv हो गया, m dv का मतलब हो गया आपका dp का मतलब हो गया आपका p, और फाइनल और इनिशियल, यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी किसी भी जगह पे किसी भी सिस्टम का जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसको फार्मूला प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आप देखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका इम्पल्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, मास आपको दिया हुआ है 0.15, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आपका हो जाएगा मास यानी 0.15, और वेलोसिटी हो जाएगी 10√2 अपवर्ड साइड, माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपका मास 0.15 एंड 10√2 लेकिन डाउनवर्ड। अब आपको पता है कि चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और मैंने वेक्टर के डायरेक्शन दिखाए हैं आपको, तो माइनस जिस वेक्टर पे लगता है उसके जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो आपका आ गया 0.15, या इस तरह से कर लीजिए 1.5√2 अपवर्ड साइड प्लस 1.5√2 अपवर्ड साइड, दोनों अपवर्ड साइड हो जाएंगे माइनस खत्म करने पे, तो आपका आ जाएगा 3√2। 3√2 का मतलब 14×42, यानी आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। ध्यान रखें, अगर ये तरीका आपको अलग से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। आपका इनिशियल मोमेंटम बॉल आपकी नीचे की साइड जा रही थी, और इनिशियल मोमेंटम इसका कितना था, इनिशियल मोमेंटम था मास 0.15 इंटू वेलोसिटी 10√2, यानी कि 1.5√2, और चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने वेक्टर की डायरेक्शन देनी है, यानी ये बॉल नीचे की तरफ जा रही थी। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम में बॉल ऊपर की साइड जा रही थी, तो उतना ही मोमेंटम सेम 1.5√2 ऊपर की साइड। आप चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के लिए निकालेंगे तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम 1.5√2 अपवर्ड माइनस 1.5√2 डाउनवर्ड। अब माइनस के कारण, ये माइनस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस माइनस के कारण इसका निशान पलट जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1.5√2 अपवर्ड प्लस 1.5√2 अपवर्ड, यानी कि आपका आ जाएगा 3√2 अपवर्ड, यानी आपका 3√2 अपवर्ड। अगर वेक्टर फॉर्म में देता तो आपको जे लगा के आंसर देना रहता, और 3√2 का मतलब 4.2। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टेक टाइम t टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक पार्टिकल है एक सर्किल में, r रेडियस के सर्किल में, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चला जा रहा है और टाइम t लेता है 1 रेवोल्यूशन में। ठीक है, आगे इफ पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया होता थीटा एंगल पे और उतनी ही स्पीड से, तो उसका मैक्सिमम हाइट 4r अटेंड हो रहा है, तो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय। तो सबसे पहले तो देखिए पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, और पूरा राउंड लेने में यानी 2πr डिस्टेंस कवर करने में टाइम t लेता है, तो ये इसकी स्पीड हो गई।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 2πr पूरे सर्कमफ्रेंस का, और टाइम जो ले रहा है वो t ले रहा है, कैपिटल T। तो v इज इक्वल टू आपका आ गया 2πr डिस्टेंस अपॉन टाइम t। अब आपको ये भी पता है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए इनिशियल स्पीड u से और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से, तो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड उसकी होती है h, उसका फार्मूला क्या है? h इज इक्वल टू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का फार्मूला है। h को दे रखे हैं ये 4r, तो आपने 4r लिख दिया, इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड आपकी है 2πr/t उसका होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आप देखेंगे आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और 4r इक्वल टू 4π² अपॉन t स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ आप देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2gt स्क्वायर अपॉन π² r इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gt स्क्वायर अपॉन π² एंड r, और थीटा इज इक्वल टू फिर आ गया साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर अपॉन π² r, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए इसमें 4th। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा था, नए टाइप का था, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v इज इक्वल टू k इंटू ve फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ve इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। द मैक्सिमम हाइट अबाउट द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल इज, यानी कि आपके पास अर्थ के पास से एक बॉल या एक पार्टिकल को फेंका गया है और उसकी स्पीड है v इज इक्वल टू k इंटू वी एस्केप, और एस्केप वेलोसिटी का आपको फार्मूला मालूम है क्या होता है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब आपने इसको एस्केप वेलोसिटी के k टाइम्स वेलोसिटी से फेंक दिया, ध्यान रखिए वैसे भी आपको मैं बताऊं कि अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से फेंका होता तो k1 होता, और अगर k1 होता तो आपका पार्टिकल वापस नहीं आना चाहिए था, एस्केप कर जाना चाहिए था, यानी उसको अर्थ से इनफाइनाइट हाइट पे चले जाना चाहिए था। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन वो होगा जिसमें k बराबर 1 रखने पर इनफाइनाइट आ जाए। तो k बराबर 1 रखने पर इनफाइनाइट फर्स्ट में आ रहा है और फोर्थ में आ रहा है, आप थर्ड में और सेकंड में आप आंसर नहीं देंगे। इसका मतलब अगर आपके पास समय कम है तो आप दोनों में से एक कोई भी आराम भरोसे आंसर लगा के चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन आपके बैठ रहे हैं 1 और 4th में से, क्योंकि आपको पता है कि अगर k बराबर 1 रखा जाएगा तो v बराबर v एस्केप हो जाएगा, और एस्केप का मतलब अगर आप एस्केप वेलोसिटी से फेंकेंगे तो पार्टिकल वापस नहीं आएगा, चलता चला जाएगा, अर्थ को छोड़ देगा, यानी मैक्सिमम हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल बी इन्फिनिटी। लेकिन अब इसके बाद अब अगर करेक्ट आंसर देना है तो हमारी मजबूरी है कि हम इसको सॉल्व करें। पार्टिकल को आपने फेंका है v इज इक्वल टू k इंटू वी एस्केप से। जिस जगह पे ये पार्टिकल है आपका अर्थ पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और जब ये टॉप लेवल पे चला जाएगा और वहाँ जाके रुक के वापस आएगा तो इस समय इसकी स्पीड हो जाएगी 0, लेकिन आपके इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर ये h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -gm अपॉन r प्लस h, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लेते हैं हम लोग पार्टिकल का मास m है। अब चूंकि एनर्जी कंजर्व करना है हमको, तो 1 पॉइंट पे यानी अर्थ के सरफेस पे एनर्जी और 2 पॉइंट पे जहाँ वो गया है वहाँ की एनर्जी सेम होनी चाहिए। अर्थ सरफेस पे एनर्जी होगी काइनेटिक यानी ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी -gm अपॉन r, और फाइनल एनर्जी 2 पॉइंट पे होगी -gm अपॉन
आर प्लस एच। अब v आपने दिया है एस्केप वेलोसिटी के बराबर। एस्केप वेलोसिटी आपकी कितनी होती है आपको मालूम है, तो हाफ m और v की जगह आपने रखा k स्क्वायर आ गया, एंड ve का मतलब एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये आपने एनर्जी कंजर्व किया है। आगे देखेंगे, हाफ की जगह आपने हाफ लिखा, m की जगह आपने m लिखा, v एस्केप, आपको v एस्केप मालूम है, v एस्केप की वैल्यू होती है ट्वाइस जी एम बाई आर का रूट। ये v एस्केप की फॉर्मूला है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर और एस्केप वेलोसिटी की जगह आपका आ जाएगा ट्वाइस जी एम बाई आर माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। अब आप देखेंगे एम और जी ये कैंसिल आउट हो रहा है, जी एम कैंसिल आउट हो रहा है, इसको आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास आ गया यहाँ से 2 से ये 2 भी कैंसिल होने वाला है, इसको भी आपने कट कर दिया। आपके पास आ गया k स्क्वायर बाई आर माइनस 1 बाई आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। यानी आपने आर को कॉमन लिया, 1 अपॉन आर को कॉमन ले लिया गया और उधर बच गया आपका k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। दोनों को आप इन्वर्स कर दीजिए, पलट दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा, दोनों साइड पलटने पे माइनस को ख़त्म कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा r अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ध्यान रखिए मैंने दोनों को पलट दिया है, दोनों को न्यूमरेटर बना दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दिया है, माइनस को इधर करके प्लस को बना दिया है, इज इक्वल टू r प्लस एच। सो आपका h विल बी इक्वल टू r 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा r और k स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। सो आंसर आपका हो जाएगा इसमें 4th। और फर्स्ट ऑप्शन जो जिस पे हम लोगों को शंका हो रही थी उसको आप कट कर देंगे। तो ध्यान दें, इसमें अगर आपका लक बहुत अच्छा है और आपके पास आइडिया भी है, कुछ लॉजिक है, तो आप सेकंड और थर्ड को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और लक अगर आपका काम कर रहा है तो फोर्थ पे आप जो है जिसको कहते हैं हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं आप, लेकिन रिस्क फैक्टर उसमें रहेगा 50-50 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है ये देखें, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, a ball is dropped out of window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of a ball at t is equal to 6 सेकेंड। आपके पास कार से आप देख रहे हैं कार एक्सेलरेट हो रही है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो t बराबर 0 से चली है, स्टार्ट हुई है, t बराबर 4 सेकेंड पर एक आदमी ने बॉल ड्रॉप किया। तो जब t बराबर 4 सेकेंड आएगा तो उसमें बैठा हुआ आदमी और उसके हाथ में जो बॉल है जिसको वो ड्रॉप कर रहा है नीचे की साइड, वो दोनों की दोनों किस स्पीड से चल रहे होंगे, v इज इक्वल टू u है 0 और प्लस एक्सेलरेशन 5 इंटू टी यानी कि 4 सेकेंड यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब कार, आदमी और बॉल सारे के सारे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की 20 को लेके चल रहे होंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने ड्रॉप कर दिया है। अब ड्रॉप करने के बाद अब 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद पूछा है, यानी कि 4 सेकंड तो हो चुके हैं, 2 सेकंड में ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो नीचे की तरफ आपको पता है ग्रेविटी जो है काम कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 2 सेकंड के बाद ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 4 सेकंड हो चुके हैं, 4 सेकंड यानी 4 सेकंड हो चुके हैं। 4 सेकंड के बाद उसने बॉल ड्रॉप किया है और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बॉल ड्रॉप किया है, t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे वो पूछ रहे हैं।
और तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड का मतलब बॉल केवल गिरी है 2 सेकेंड के लिए, तो नीचे की साइड गिरी है, वर्टिकल डाउनवर्ड गिरी है, तो आप इसमें स्पीड डाउनवर्ड स्पीड क्या होगी, v डाउनवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगी इनिशियल स्पीड 0 नीचे की साइड और प्लस एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम 2 यानी 20। तो इसका मतलब कि 6 सेकेंड के बाद आफ्टर 6 सेकेंड द हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज 20 एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज आल्सो 20। सो बिकॉज वेक्टर स्पीड इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका वेक्टर सम ले लेते हैं। तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 20 और 20 का 20√2। तो आपका जो वेलोसिटी होगी वो 20√2 होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही लग रहा होगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड? आंसर विल बी योर वेलोसिटी विल बी 20√2 एंड एक्सेलरेशन विल बी ग्रेविटी यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th। तो फ्रेंड्स 2021 के पेपर में हम लोग आखिरी मुकाम पर पहुंचने वाले हैं और हम लोगों का 40 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किए, पेपर बहुत अच्छा दिया था 2021 में। और इसके बाद हम लोगों के 10 क्वेश्चन और बचते हैं जिसको आप लोग नेक्स्ट पार्ट में करना बिल्कुल ना भूलें। करने का तरीका मैंने बता दिया है, एक बार आप वीडियो को देखते जाएं कैसे क्या किया गया है, कैसे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। उसके बाद आप वॉइस को हटा दीजिए और फिर से आप देखते रहिए, अपना करते रहिए, मिलाते रहिए और थर्ड टाइम पे आप वॉइस और वीडियो दोनों बंद कर दीजिए और खुद करके देखिए। इस तरीके से इन 3 स्टेप से आप फिजिक्स के मास्टर हो सकते हैं और आप मोर देन 40 क्वेश्चन नीट में कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय फिजिक्स। थैंक यू।